दो घमंडी जेठानी की 3 जुगाड़ू देवरानियां। दुर्गा अपने 5 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहती थी। वो लोग अमीर थे, एजुकेटेड भी थे और सभी काफी खुली हुई सोच के थे। सब कुछ फैमिली में सही चल रहा था कि एक दिन दुर्गा के तीनों बेटे गलों में वरमाला डाले हुए अपने साथ एक एक लड़की लिए अपने घर पहुंचे। ये कौन है बेटा? वो माँ, ये वो। अरे ये क्या, आपने ये वो क्या लगा रखा है? हम बतावत हैं, हम है की बाइक। रश्मि, वो बाइक नहीं, वाइफ होता है। सही बोले सासू माँ, तो ई का मतलब हुआ कि हम आपकी बहू हैं। अरे 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 हे भगवान, क्या बस यही दिन देखना बाकी था? अरे बेटा, क्या मैंने तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा संस्कार इसीलिए दिए थे कि तुम एक दिन इस सबको मिट्टी में मिलाकर ऐसी गंवार बहुएं ले आना? सासू माँ, डोंट जज अ किताब बाय इट्स पत्ता, समझ आई? सभी की आवाज सुनकर दुर्गा की बड़ी बहुएं भी निकल आई और उन तीनों को देखकर बोली, देवर जी, ये किन गांधी जी के बंदरों को पकड़ लाए हो? हाँ, हम कोनो गांधी अम्मा के बंदर नहीं होवत हैं, बात अकल में घुसी की नहीं। वो गांधी अम्मा नहीं, हमारे देश के आन बान और शान गांधी जी हैं। हाँ सारी, हमको पता नहीं था। अब सभी बातें बाहर ही कर लोगे क्या? माँ प्लीज, आप भी हमारी पसंद को अपना लो। दुर्गा ने अपने बेटों की आंखों में उन तीनों गवार लड़कियों के लिए सच्ची मोहब्बत देखकर उन्हें अपना लिया, लेकिन उसकी दोनों बड़ी बहुओं को वो तीनों हजम नहीं हो रही थी। ये कैसी पत्नियां लेकर आए हमारे देवर अपने लिए? हरी ना रंग है, ना कुछ खास रूप है, ना ही अमीरी और ना ही शिक्षा, कुछ भी तो नहीं है इनके पास। हाँ, तीनों की तीनों बिहारिन लगती हैं। जो भी हो, लेकिन ये अब हैं तो हमारी देवरानी ही ना। सही कहा, लेकिन ये हमारी देवरानी बनने के लायक तो नहीं है। ये कभी भी हमारी बराबरी कर ही नहीं सकती हैं। दोनों बड़ी बहुएं अपनी देवरानियों को खुद से कम आंकने लगी, जिसकी वजह से उन दोनों में ही घमंड की भावना आ गई। अपने ससुराल आने के कुछ देर बाद ही वो तीनों परिवार में काफी घुल मिल गई और अपनी जिम्मेदारी समझकर घर के काम करने लगी कि तभी। क्या कर रही हो सरिता? कछु नहीं जेठानी जी, हम तो बस ये कोने की साफ कर रहे थे। बहुत अच्छे, तुम इसी लायक हो सके तो इस कोने के साथ साथ तुम खुद को भी साफ कर लेना। हो सकता है तुम्हारी इस जहालत की कुछ धूल उड़ जाए। पंक्ति ऐसे बोलती हुई चली गई। सरिता को एकदम से उसकी बात समझ नहीं आई। ये जेठानी जी हमसे क्या बोल गई? जो भी हो, हमें बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सरिता, तू अपना काम कर। उन तीनों की जेठानियां उन्हें इसी तरह से ट्रीट कर रही थी। वो दोनों अपने आप को बहुत महान और अपनी देवरानियों को अपने कदमों की धूल बराबर समझ रही थी। लेकिन एक दिन, अरे नहीं, सासू माँ। हाँ बोल बहू। सासू माँ देखो ना, मैं अपने कपड़े आयरन कर रही थी और ये आयरन काम ही नहीं कर रही है। ओहो, लगता है कि ये खराब हो गई है, अब इसे ठीक करवाना पड़ेगा। मॉम, तो इसे ठीक करवाने में टाइम लग जाएगा ना, लेकिन अब मैं अपने कपड़े कैसे आयरन करूंगी? दोनों सास बहू सोच में पड़ गई। वहीं कमरे में अंजलि भी थी। छोटा मुंह बड़ी बात, हम कुछ बोले? अब चलो बोल ही देते हैं। जेठानी जी, लाइए, हमें दे दीजिए आपकी साड़ी, हम इसे अभी अच्छे से इस्त्री करके इसकी सारी सिलवट निकाल देंगे। अंजलि ने ऐसा बोलकर अपनी जेठानी की साड़ी को उससे ले लिया और वो एक टी पैन में पानी को उबाल कर लाई। पानी बहुत ज्यादा गर्म था, इतना गर्म कि उसके अंदर से भाप उठ रही थी। गो टू हेल, मेरी साड़ी जलाने का इरादा है क्या? जेठानी जी, हमको ये साड़ी दे दीजिए, हम इसे जलाएंगे नहीं, नई जिंदगी दे देंगे। अंजलि ने अपनी जेठानी से साड़ी को छीन लिया और उसे वहीं बेड पर बिछाकर पैन के तले को उसके ऊपर फेरना शुरू कर दिया। तला गर्म होने की वजह से साड़ी की सारी सिलवट दूर हो गई, जिसे देख दुर्गा अपनी बहू से बहुत खुश हुई। वाह बहू, आज तो तूने जीनियस वाला काम किया है, मैं तो तेरे इस जुगाड़ की फैन हो गई। थैंक। अंजलि की इतनी तारीफ सुनकर उसकी जेठानी नीमा उससे जलने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ रश्मि से उनके घर का एक कीमती गमला टूट गया। अरे देवा, हे इष्ट हे रामा, अब हमरा क्या होगा? हमका तो हमारी चांडाल जेठानी जी कच्चा काट खाएंगी, अब हम क्या करेंगे? ऐ दैया। रश्मि ने घर के फ्रिज से निकालकर एक सुंदर सी बोतल को आधा काट दिया और उन फूलों को उस कटी हुई बोतल में लगा दिया। वाह रश्मि, मान गए तुझे। इस 100 रुपया की बोतल उस 1000 रुपए के सड़े हुए गुलदान से ज्यादा सुंदर है। अब ऐसी हो जा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। रश्मि के जुगाड़ू दिमाग ने उसे लगभग बचा ही लिया था, लेकिन ऐसे कैसे देवरानी जी?
अब तुम्हारी ये गलती माँ जी तक जरूर जाएगी। वो ऐसे बोलकर अपनी सास को बुलाकर ले आई और उसे सब कुछ बता दिया। वो गुलदान दुर्गा का मनपसंद था। दुर्गा एक दफा उस गुलदान की तरफ देखती तो एक दफा रश्मि को। अब तेरी सहमत आई है रश्मि, हे देवा हमें बचा ले। वाह बहू, कमाल कर दिया। मैं बस इस गुलदस्ते को फेंक कर दूसरा ही लाने वाली थी और तूने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। तुम तीनों मेरी छोटी बहुएं तो बिल्कुल मशीन की तरह तेज दिमाग की हो। दुर्गा रश्मि की तारीफ करने लग गई, लेकिन पंक्ति को उन तीनों से ही बहुत चिढ़न हो रही थी। दोनों घमंडी जेठानियों ने अपनी देवरानियों को नीचा दिखाने के लिए एक प्लान बनाया। अगले दिन दोनों ही जेठानियों ने अपनी सास के बिना परमिशन के ही अपने मायके वालों को दावत कर दी। बहुओं, तुमने मुझसे एक बार भी पूछना बेहतर नहीं समझा? अरे अगर तुम मुझसे बोल देती तो मैं तुम्हारी देवरानियों के परिवार की भी दावत करवा देती। यही तो हम नहीं चाहते थे। मेरा मतलब ऐसा हम फिर कभी कर लेंगे सासू माँ, बस हम अपने घर वालों को ही बुला लेते हैं। इसी तरह दोनों सास बहुओं में बात हो रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी और पंक्ति ने दरवाजा खोला और वहाँ उनके परिवार वाले खड़े हुए थे। माँ जी, भैया आइए बैठिए। वहाँ पर पूरे 7 लोग थे। 3 पंक्ति के घर के थे, उसकी माँ, बाबा और भाई, और 4 नीमा के परिवार से थे, उसकी माँ, बाबा, भाई और भाभी। सभी आकर बैठ गए और सरिता उनके लिए पानी लेकर आई। लीजिए पानी। हाँ यही रख दो। नीमा की माँ उसे गौर से देखने लगी और फिर उसने उससे पूछा, ये कौन है? ये माँ हमारी देवरानी जैसी नौकरानी है। नीमा ने अपनी तीनों देवरानियों की अपने परिवार के सामने बहुत बेइज्जती की, लेकिन बेचारी तीनों गांव की शरीफ लड़कियां कुछ भी नहीं बोली। इसी तरह से शाम हो गई और अब दोनों घमंडी जेठानियां किचन में खाना बनाने पहुंची। अरे नहीं पंक्ति, क्या हुआ? मैं तो गैस बुक कराना ही भूल गई, अब क्या होगा? दोनों जेठानियां बहुत डर गईं। तभी सरिता और उनकी दोनों देवरानियां वहां आई। इजाजत हो तो क्या हम कुछ मदद करें? तुम क्या करोगी? देखती रहिए। तीनों तेज दिमाग की गवार बहनों ने घर के बाहर 2 ईंटों का चूल्हा बना लिया और पूरे परिवार के लिए मिलकर चूल्हे पर खाना बनाया। उन तीनों को खुद के इतना बुरा सलूक करने के बावजूद भी इतनी मदद करते देख दोनों घमंडी जेठानियों का घमंड चूर चूर हो गया। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, लेकिन तुमने हमारी मदद की। समझ नहीं आता हम तुम्हारा किन शब्दों में शुक्रिया अदा करें। हमें माफ कर देना, हमका ये सब पसंद नहीं, ज्यादा माफी ना मांगिए। ऐसा ही बोला था सरिता। उनकी बोली को सुनकर दोनों जेठानियों को हंसी आ गई और इसी तरह उन तीनों में दोस्ती हो गई। जब उन्होंने चूल्हे पर बना खाना अपने परिवार को खिलाया तो सभी खुश हो गए और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। देख रिया, चाय और पकौड़े वाला, चलना चाय पकौड़े खाते। वैसे भी बरसात का मौसम शुरू हो गया है, इस मौसम में चाय पकौड़े खाने का अलग ही मजा है। ठीक है चलते हैं। ड्राइवर तुम गाड़ी साइड में लगा दो। प्रीति, ये चाय पकौड़े तो बहुत टेस्टी हैं। मैंने आज तक इससे अच्छे चाय पकौड़े नहीं खाए। वो तो है, चल चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। ठीक है, कितने पैसे हुए आपके? मैम साहब 50 रुपए हो गए हैं। ओके। अरे मेरा पर्स कहाँ है? लगता है मैं पर्स घर पर भूल गई। प्रीति, क्या तुम्हारे पास कैश है? नहीं रिया, मेरे पास कैश नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे कल पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं कल तुम्हारे पैसे दे दूंगी। इतना कहकर रिया वहां से अपनी दोस्त प्रीति के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है और अगले दिन पैसे लाकर आकाश को देती है। ये लो तुम्हारे पैसे, और बाकी जो पैसे बचे उसे टिप समझकर रख लेना। मेरे जितने पैसे हुए हैं मैं उतने ही लूंगा। ये आप अपने बाकी के पैसे रख लीजिए, मैं सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे लेता हूँ। आकाश की ये बात सुनकर रिया बहुत हैरान हो जाती, क्योंकि रिया ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई इंसान देखा था जिसने उसकी टिप नहीं दी। आकाश की ये खुददारी देखकर रिया आकाश से काफी इम्प्रेस होती है, जिसके बाद अक्सर रिया आकाश की चाय पकौड़े की दुकान पर जाया करती थी। धीरे धीरे रिया आकाश को पसंद करने लगती है और आकाश भी रिया को पसंद करने लगता है। रिया, मैं तुम्हारे पिताजी की तरह अमीर नहीं हूँ और न ही मेरे पास कोई बड़ा घर है जिसमें तुम ऐशो आराम से रह सको। क्या इसके बावजूद भी तुम मेरे साथ रहोगी? हाँ आकाश, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी, बस तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना। जिसके बाद आकाश और रिया अपनी अपनी फैमिली में एक दूसरे के बारे में बताते हैं और देखते ही देखते इन दोनों की शादी हो जाती है। आओ बहू, इस कलश को गिराकर घर के अंदर गृह प्रवेश करो। क्या ये मेरा ससुराल है? इतना छोटा घर, इस घर से बड़ा तो मेरे बाथरूम है। आप सब लोग इस छोटे से घर में कैसे रह पाते हैं? अगर मैं इस घर में रहूंगी तो मेरा तो दम घुट जाएगा।
भाभी आपको यहाँ किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बता सकती हो। पूजा इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। आकाश का घर कच्चा होता है, जिस वजह से बारिश का पानी आकाश की छत से टपकने लगता है और वो टपकता बारिश का पानी घर में जमा होने लगता है। हे भगवान, इस बारिश ने तो नाक में दम करके रख दिया है। पूजा जा जल्दी से जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ बर्तन रख दे और बाकी ये सारा पानी पोंछ दे, वरना इस पानी की वजह से कोई ना कोई फिसल जाएगा। अपना गरीब ससुराल देखकर, अपनी सास की ये सब बातें सुनकर रिया बहुत परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, ओह गॉड, ये मैं कहाँ आकर फंस गई इन गरीबों के बीच। इनके पास तो रहने के लिए ढंग का मकान भी नहीं है। इतनी सी बारिश में इनके घर का ये हाल है। अगर कल को बारिश तेज हो गई तो सबसे पहले बाढ़ तो इनके घर में ही आएगी। अरे रिया बहू, क्या सोच रही हो तुम? ये देखो, पूजा ने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है। तुम और आकाश यहाँ आराम कर लो। क्या? इस बिस्तर पर? ये कितना गंदा हो रहा है और यहाँ तो बैठने में भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं रात भर इस पर सो कैसे पाऊंगी? बहू, अभी के लिए तो यही बिस्तर है, लेकिन जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम जिस बिस्तर पर सोती हो हम तुम्हें वैसा ले आएंगे। आप लोगों को देखकर तो लगता नहीं कि कभी आपके पास इतने भी पैसे आएंगे। खैर छोड़ो, लोगों के पैर पर कुल्हाड़ी गिरती है और मैंने तो अपने पैर ही कुल्हाड़ी पर मार दिए। रिया की बात सुनकर सारे परिवार को बहुत दुख होता है, लेकिन कोई भी रिया को कुछ भी नहीं बोलता। ये सोचकर कि रिया अभी नई नई है, उसे इस माहौल में ढलने में टाइम लगेगा। रात भर बारिश का पानी टपकने की वजह से रिया ढंग से सो नहीं पाती और जैसे तैसे अपनी रात गुजारती है। पूजा, जा जाकर रिया बहू को उठा दे, चाय पीने का समय हो गया है। भाभी उठ जाओ, सुबह हो गई है, सूरज सर पर चढ़ाया है। क्या यार, एक तो रात में इस पानी की टप टप की वजह से ढंग से सो नहीं पाई, ऊपर से मुझे उठा दिया और सोने भी नहीं दे रहे हो। सॉरी भाभी, चाय पीने का समय हो गया था इसलिए मैंने आपको उठाया। आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए, सब आपका नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। पूजा के कहने पर रिया मुंह बनाते हुए उठती है और जाकर रेडी हो जाती है। रिया एक मॉडर्न लड़की होती है, जिस वजह से वो शादी के बाद भी अपने मॉडर्न और शॉर्ट ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है। राम 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 बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? हमारे घर की बहू बेटियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। आप होते कौन हैं मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं? आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। रिया, ये तुम बाबा से कैसे बातें कर रही हो? बाबा ने कुछ गलत बात नहीं बोली। तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। वाह आकाश, तुम तो शादी से पहले बहुत बोला करते थे कि तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहना, लेकिन तुम तो शादी के दूसरे दिन ही बदल गए। सुनिए जी, छोड़िए, आजकल सब चलता है और तू भी मेरी बहू को रोका टोका मत कर, समझा? बहू, तू इन सबको छोड़ और बैठ जाओ और नाश्ता कर ले। ये आप लोग नाश्ता करते हैं? छी, इससे तो मेरे घर का कुत्ता भी रिजेक्ट कर दे। रिया, तुम अपनी सारी तमीज भूल गई हो। क्या कोई अन्न का ऐसे अपमान करता है? कोई बात नहीं आकाश, बहू को ये सब खाने की आदत नहीं होगी। बहू तू बता, तू क्या खाती, मैं वो बना देती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, मैं खुद बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है और बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती है। रिया का ऐसा बर्ताव घर में किसी को भी पसंद नहीं आता। रिया के अमीर होने की वजह से रिया में बहुत घमंड होता है, जिस वजह से वो किसी के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करती है। रिया घर का कुछ भी काम नहीं किया करती थी। घर का सारा काम विनीता और पूजा ही किया करते थे। रिया बस पूरा दिन आराम करती थी, लेकिन रिया की सास और नंद उसे कुछ भी नहीं बोलते और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पूजा फर्श पर पोछा लगा रही होती है कि तभी रिया फिसल कर नीचे गिर जाती है। हाय मेरी कमर। भाभी, आपको कहीं लगी तो नहीं? ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, मैं आपको क्यों गिराऊंगी? रिया पूजा की एक बात नहीं सुनती और गुस्से में थप्पड़ मार देती है कि तभी वहाँ आकाश और विनीता आ जाते हैं। रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? मैंने आज तक तुम्हारी सारी हरकतें बर्दाश्त की, लेकिन आज नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुमसे प्यार करके और शादी करके। तुमने तो मेरे घर वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। आकाश, तू ये कैसी बातें कर रहा है? बहू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर बहू इस घर में नहीं रहेगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ भैया, भाभी के साथ हम भी यहाँ से चले जाएंगे। अपनी सास और नंद की बातें सुनकर रिया को अपनी गलती का पछतावा हो जाता है, जिसके बाद वो सभी से माफी मांगती है। माँ जी, पूजा, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी आपकी इज्जत नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और आज मेरे लिए घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मुझे माफ कर दीजिए।
नहीं बहू, तू माफी मत मांग, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रिया को गलती का पछतावा होता देख सारा परिवार रिया को माफ कर देता है, जिसके बाद रिया धीरे धीरे अपने ससुराल के माहौल में ढलने लगती है और खुशी खुशी सबके साथ रहती है।